जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 12th में जो हम लोग केमिस्ट्री में अध्ययन कर रहे हैं अनसॉल्व्ड का, जिसमें हम लोग 2021 का सेट कर रहे हैं, जिसमें सेट हम लोगों ने 1 को कंप्लीट कर लिया है, 2 को फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग सेट 2 के सेकंड पार्ट से अध्ययन करने वाले हैं। सेकंड पार्ट में दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर कहाँ से अध्ययन करने वाले हैं, 5 से अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, बिलियन को परिभाषित कीजिए, कितने प्रकार के बिलियन संभव है, प्रत्येक प्रकार के बिलियन के संबंध में एक उदाहरण देकर संक्षेप में लिखिए। ठीक, सबसे पहले हमने क्या कहा, इन्होंने उत्तर नंबर हमें लिखना है 5 का। इन्होंने क्या कहा, बिलियन को परिभाषित कीजिए, तो एग्जाम में हमें क्या लिखना है, बिलियन। तो बिलियन को कैसे परिभाषित करोगे, तो आपको बता दें बिलियन किसे कहते हैं। तो बिलियन जो है, बिले और ये हो गया प्लस का मतलब हो गया मिश्रण, और ये हो गया बिलायक। इसके टोटली एक्सप्लेन नहीं कर रहे, हम केवल उतना ही एक्सप्लेन करेंगे जितना कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और जो क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये नहीं जो कोर्स में पूरा एक्सप्लेन कर दिया था कि बिले बिलायक क्या क्या है, किसे कहते हैं। तो बिलियन किसे कहते हैं, बिले और बिलायक के मिश्रण को बिलियन कहते हैं। परिभाषा खत्म। तो बिले बिलायक के मिश्रण को बिलियन कहते हैं। कितने प्रकार के विभिन्न प्रकार बिलियन संभव है, प्रत्येक प्रकार के बिलियन के संबंध में एक उदाहरण देकर संक्षेप में लिखिए। देखो एक उदाहरण देकर संक्षेप में लिखिए, कितने प्रकार के बिलियन संभव है। तो ध्यान रखना कि 3 प्रकार के बिलियन संभव है बिले और बिलायक के आधार पर। हाँ, तो हम लोग कहेंगे बिले और बिलायक के आधार पर 3 प्रकार से बिलियन संभव है। कितने प्रकार से बिलियन संभव है, 3 प्रकार से। नंबर 1 हम लोग कहेंगे संतृप्त बिलियन, संतृप्त बिलियन। नंबर 2 असंतृप्त बिलियन। नंबर 3 अति संतृप्त बिलियन, अति संतृप्त बिलियन। तो कितने प्रकार से बिलियन संभव है, 3 प्रकार से बिलियन संभव है। बिले और बिलायक के आधार पर 3 प्रकार से बिलियन संभव है। इन्होंने कहा प्रत्येक के बारे में लिखना भी है और हमें एक एक एग्जाम्पल भी देना है। तो संतृप्त बिलियन किसे कहते हैं, असंतृप्त बिलियन किसे कहते हैं, अति संतृप्त बिलियन किसे कहते हैं। देखो जिसमें बिले को बिलायक में घोला जा सके। ठीक, देखना जिसमें बिले और बिलायक को घोला ना जा सके, मिश्रण ना हो। ठीक है, मिश्रण ना हो। ठीक, यानी बिले को बिलायक में जिसमें घोला ना जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं, संतृप्त। आपको एक्सप्लेन करना, आपको लिखना है, हम तो यहाँ पर शॉर्ट में बता रहे हैं आपको, शॉर्ट में आपको ऐसे लिखना है कि वह बिलियन जिसमें बिले को बिलायक में घोला ना जा सके उसे हम लोग संतृप्त बिलियन कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, संतृप्त बिलियन। इसका एग्जाम्पल पूछा गया है, तो एग्जाम्पल आपको बता दें। जैसे एग्जाम्पल में कार्बोनेट प्लस जल, कार्बोनेट को जल में नहीं घोल सकते हैं। और जिसमें बिले और बिलायक को घोला जा सके, बिले और बिलायक को घोला जा सके उसे हम लोग कहते हैं असंतृप्त बिलियन। एग्जाम्पल के रूप में जैसे आपका हो गया नमक प्लस जल। ठीक, असंतृप्त बिलियन। इसके बाद अति संतृप्त बिलियन, यानी जिसमें बिले की मात्रा बहुत अधिक मात्रा, जैसे बिले बहुत अधिक मात्रा में बिलायक में घुली हो उसे हम लोग कहते हैं अति संतृप्त बिलियन। ठीक, अति संतृप्त बिलियन। एक चीज का ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर हेडिंग चेंज कर लो,
हेडिंग चेंज कर लो, ये संतृप्त कर लो, ये असंतृप्त चेंज कर लो। देखो असंतृप्त विलयन, जैसे विलय विलय को घोला ना जा सके, असंतृप्त विलयन जैसे कार्बोनेट और जल। संतृप्त विलयन जब विलय विलय को घोला जा सके, संतृप्त विलयन नमक जल। अति संतृप्त विलयन जैसे विलय बहुत अधिक मात्रा में विलायक में घुली हो, उसे कहते हैं हम लोग अति संतृप्त विलयन। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे चीनी की चाशनी बहुत अधिक मात्रा में लेते हैं, चीनी की चाशनी, ठीक, एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो समझ में आ गया ना। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का खा पहले रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर प्रभाव डालने वाले कारकों का उल्लेख किया। थोड़ा सा आपको इसको फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं, आपको डाउट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। आ माने नहीं, संतृप्त माने घुलना, संतृप्त माने घुलना, और अति माने बहुत अधिक घुलना। ठीक, तो रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर प्रभाव डालने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। जब भी रासायनिक अभिक्रिया पढ़ाया था हमने, आपको बताया था हमने कि रासायनिक अभिक्रिया में वेग पर प्रभावित करने वाले कारक, यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो वेग है वो उसकी सांद्रता पर निर्भर रहता है। वेग किस पर निर्भर होता है? उसकी अभिकारक की सांद्रता के घातों पर निर्भर होता है। तो देखो कारक, देखो सबसे पहले 5 का खा का पहला, तो आप लोग लिखोगे उत्तर 5 का खा का पहला में अभिकारकों, देखो क्या क्या पूछा गया है, कारक। तो हम लोग कहेंगे इसके निम्नलिखित कारक है, निम्न कारक है। निम्न कारक कौन कौन से? नंबर 1 अभिकारकों का सांद्रण, अभिकारकों का सांद्रण। ठीक, अभिकारकों का सांद्रण। नंबर 2 है ताप। नंबर 3 है उत्प्रेरक। नंबर 4 है अभिकारक की प्रकृति, अभिकारक की प्रकृति। देखो इसके बारे में क्या करके लिख देते हैं हम लोग, अभिकारकों का सांद्रण। तो अभिकारकों का सांद्रण अधिक होने पर, ज्यादा होने पर या अधिक होने पर अभिक्रिया प्रभावित होती है, अभिक्रिया प्रभावित होती है। इसका मतलब है कि अभिकारकों का सांद्रण बहुत ज्यादा होना चाहिए, बहुत अधिक होना चाहिए। अगर बहुत अधिक होता है तभी रासायनिक अभिक्रिया उस पर प्रभावित होती है। ताप, अगर ताप को बढ़ा दे, ठीक है, ताप को बढ़ाने पर, आप लोग अपने हिसाब से लिखना, हम प्लस से दर्शा रहे हैं, प्लस का मतलब होता है बढ़ाने पर। ताप को बढ़ाने पर अभिक्रिया का दर, जो अभिक्रिया की दर है, अभिक्रिया की दर वो भी बढ़ती है। ठीक, कारकों, नंबर 1 अभिकारकों का सांद्रण, अगर सांद्रण बहुत अधिक हो, सांद्रण मतलब होता है विलय का घुलना, विलय का पानी में घुलना, जल में घुलना, मतलब किसी चीज में ब्लैक में घुलना, तो उसकी सांद्रण, उसे सांद्रण कहते हैं। अगर सांद्रण बहुत अधिक हो तो अभिक्रिया प्रभावित होती है। ताप अगर बहुत अधिक कर दे, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर में वृद्धि होती है। ठीक, आप लोग ऐसे अपने भाषा में लिखना, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर में वृद्धि होती है। उत्प्रेरक लेने पर, जो कि रिएक्शन के ऊपर दिखाते हैं, लेने पर क्रिया की दर में वृद्धि होती है, अभिक्रिया की दर में भी क्या होती है? वृद्धि। ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर में वृद्धि होती है, उत्प्रेरक लेने पर भी अभिक्रिया की दर में वृद्धि होती है। अभिकारक की प्रकृति, देखो अभिकारक की प्रकृति के अनुसार अभिकारक जितना अधिक, अभिकारक के प्रकृति के अनुसार, अभिकारक की प्रकृति के अनुसार अभिकारक जितना अधिक सांद्रण वाला, अभिकारक जितना अधिक सांद्रण वाला होगा उतना ही अधिक अभिक्रिया की दर वाला होगा। आगे आप लोग लिख लेना, क्या लिखोगे? अभिकारक के प्रकृति के अनुसार अभिकारक
जितना अधिक सांद्रण वाला होगा उसकी दर उतनी ही वृद्धि होती जाएगी, उसकी दर में उतनी ही वृद्धि होती जाएगी। तो ये हो गया इसके क्या हो गया, कारक। तो ये तो रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर प्रभावित करने वाले कारक का उल्लेख कर दिया। ठीक, अब लोग अपने शब्दों में लिखना है, हमने शॉर्ट में लिखा है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में खा का दूसरा, देखो खा का दूसरा, तो हम लिखोगे उत्तर 5 का खा का दूसरा। ठीक, 5 के खा के दूसरे में यह है कि एक यौगिक 1 मोल से प्रारंभ करने पर यह ज्ञात हुआ कि 1 घंटा में अभिक्रिया 3/4 पूर्ण हो जाती है। वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। अभिक्रिया प्रथम कोटि के अनुसरण करती है। अभिक्रिया किसका अनुसरण करती है, प्रथम कोटि। तो सबसे पहले तो प्रथम कोटि के लिए फार्मूला हमें याद होना चाहिए। तो प्रथम कोटि के लिए वेग स्थिरांक तो हम लिखेंगे प्रथम कोटि के लिए वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक को लिखते हैं के से, के बराबर 2.303 बटे टी लॉग ए बटे ए माइनस एक्स। यहां पर हमारे पास मान क्या क्या है, देखो ए बराबर कितना है, ए बराबर 1 मोल। ठीक है, और इसके बाद 1 घंटा मतलब होगा टी, टी बराबर क्या हो गया 60 मिनट 60 सेकेंड अर्थात 3600, ये हो गया सेकेंड। ठीक है, इसके बाद 3/4 का मतलब हो गया x का बराबर हो गया 3/4, तो हमें a माइनस एक्स चाहिए। तो a माइनस एक्स बराबर 1 माइनस 3/4 अर्थात 1/4, 3 एकम 3, 3 से घट गया 1/4। और कुछ मान तो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो k बराबर ये हो जाएगा 2.303 बटे 3600, टी के जगह आप लोग क्या रखोगे 3600 लॉग a जो 1 मोल दिया गया था, a माइनस एक्स का मान है हमारे पास 1/4। तो देखो ये हो जाएगा आपके पास 2.303 बटे 3600 लॉग, ये 4 एकदम ऊपर पहुंच जाएगा तो 4। देखो लॉग 4 को यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता है आपको। ठीक है, लॉग 4 को, लॉग 4 का मतलब हो गया, देखो आपको बताते हैं, लॉग 4 का मतलब हो गया लॉग 2 की घात 2, और लॉग एक फॉर्मूला होता है लॉग m की घात n, जो कि होता है n लॉग m। इसके अनुसार ये आगे आ जाता है तो 2 आगे आ जाएगा, तो 2 लॉग 2, और 2 लॉग 2 का मान होता है 0.3010। ठीक, लॉग 2 का मान होता ही है, तो जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0.6020। ये लॉग किसका मान आ गया, लॉग 4 का मान आ गया। अब देखो तो k बराबर ये हो गया, ध्यान रखना कि 2, ये हो गया 2.303 बटे 3600, और इसका पूरा लॉग 4 का मान आ गया इंटू 0.6020। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें जो है इसका गुणा करके भाग लगाना है। ठीक है, गुणा करके भाग लगाना है। देखो मोबाइल से कर देते। ठीक है, तो जब हम लोग 2.303 इंटू 0.6020 भागित 3600, तो 0.3085 कितना आ गया, 0.308 नहीं 385 सेकेंड इनवर्स मात्रक होता है इसका, सेकेंड इनवर्स आंसर। ठीक, फटाफट दोस्तों इतने का शॉर्ट करो जरा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में का गा, लैंथेनाइड आंकुचन क्या है। लैंथेनाइड आंकुचन के कारण और परिणाम उल्लेख कीजिए। लैंथेनाइड जब भी हमने डी ब्लॉक एफ ब्लॉक आपको पढ़ाया था, बैक ब्लॉक पढ़ाया था, तो एफ ब्लॉक में 2 तत्व आते हैं, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। तो लैंथेनाइड आंकुचन क्या है, वही लैंथेनाइड आंकुचन। आंकुचन बढ़ते हुए परीक्षण प्रभाव की अपेक्षा बढ़े हुए नाभिकीय आवेश के अधिक प्रभावी मान के कारण होता है। आंकुचन किसके कारण होता है, आंकुचन बढ़े हुए नाभिकीय आवेश के अधिक प्रभावी मान के कारण होता है।
ये आपको याद रखना है। पॉइंट पॉइंट कहाँ से कहाँ तक याद रखना है आपको? पॉइंट यहाँ से यहाँ तक याद रखना है, यहाँ से यहाँ तक याद रखना आपको कि बढ़े हुए नाभिकीय आवेश के अधिक प्रभावी मान के कारण लैंथेनाइड में क्या होता है? अंकुचन हो जाता है। इसका कारण और परिणाम क्या है? रासायनिक गुणों में काफी समानता होती है, रासायनिक गुणों में काफी समानता होती है, जिसके कारण आयन विनिमय द्वारा इनका पृथक्करण किया जा सकता है, इसको अलग अलग किया जा सकता है। और दूसरा, लैंथेनाइड के आगे के प्रत्येक तत्व की परमाणु त्रिज्या समूह में उसके ऊपर रखे गए तत्व की परमाणु त्रिज्या के समान होती है। ठीक है, समय ज्यादा ना लगे लिखने में, इसलिए पहले से लिख दिया हमने। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का घ, उपसय संयोजन संख्या क्या होती है? तो आपको पता है केंद्र धातु परमाणु जो है वो लिगेंड के साथ जितने भी उपसय संयोजन बंध बनाते हैं उसे उपसय संयोजन संख्या कहते हैं। संकुल यौगिकों में केंद्र धातु द्वारा लिगेंड के साथ बनाए गए उपसय संयोजन आबंधों की संख्या, जैसे ये तुम्हारे पास उपसय संयोजन यौगिक है, संकुल यौगिक है, ये केंद्र धातु परमाणु है, ये किसके साथ? NH3 के साथ 5 उपसय संयोजन बनाएंगे और क्लोरीन के साथ 1, तो इसकी उपसय संयोजन संख्या कितनी हो गई? 6। यहाँ पर केंद्र धातु परमाणु Fe है, ये लिगेंड के साथ, ये लिगेंड है, कितने बनाएंगे? 6 उपसय संयोजन बंध बनाएंगे, तो उपसय संयोजन संख्या 6। ये केंद्र दाता परमाणु है, धातु परमाणु है, ये भी 6 बनाएंगे ऐसे। ठीक, इसे कहते हैं उपसय संयोजन संख्या। बाद बाकी इसमें आपसे क्या पूछा गया है? IUPAC नियम पूछा गया है। तो IUPAC नियम करते समय सबसे पहले हम लोग किसको लिखेंगे? सबसे पहले आपको पता है कि लिगेंड के नाम पहले कर लिखते हैं, उसमें से जो अंग्रेजी वर्ड में सबसे पहले आता है उसको पहले लिखते हैं हम लोग। तो ये इसका नाम है एमीन, इसका नाम है क्लोराइड, तो ए पहले आता है, सी बाद में आता है, इसलिए हम लोग इसका नाम पहले लिखेंगे। 5 होने पर हमने गिनती भी आपको सिखाया था, 1 होने पर मोनो, 2 होने पर डाई, 3 होने पर ट्राई, 4 होने पर टेट्रा, 5 होने पर पेंटा, 6 होने पर हेक्सा, तो पढ़ाया था आपको। तो 5 होने पर क्या पढ़ा होगा? पेंटा, तो पेंटा एमीन, क्या नाम होगा इसका? पेंटा एमीन। इसके बाद आपको क्या किसका नाम देना है? क्लोरीन का नाम देना है। तो क्लोरीन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? क्लोरो के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया पेंटा एमीन क्लोरो। IUPAC का ध्यान रखना, सभी को एक साथ लिखोगे, पेंटा एमीन क्लोरो, और CO का मतलब हो गया कोबाल्ट, कोबाल्ट। ठीक, CO का मतलब क्या हो गया? कोबाल्ट। इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखना है, ऑक्सीकरण संख्या लिखना है आपका हमेशा। और फिर ये हो गया क्लोराइड, Cl क्या हो गया? क्लोराइड। बाहर वाले को डाई ट्राई नहीं देंगे, डायरेक्टली क्लोराइड करेंगे। इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे? देखो, इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। तो ऑक्सीकरण संख्या जिसका निकालते हैं उसका x मानते हैं। ठीक, इसका निकालते हम लोग, ठीक है, जिसका निकालते उसका x मानते हैं। +5 इंटू, आपको पता है कि इसका मान, ये इसका मान आपके पास क्या होगा? 0, और माइनस क्लोरीन का 1, और 2 इंटू क्लोरीन का -1 बराबर 0। तो x बराबर ये -1 और ये -2, 3, तो बराबर हो जाएगा 3। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी? 3। यहां पर रोमन अंक में लिखा जाता है ऑक्सीकरण संख्या। इसका नाम K3FeCN6। सबसे पहले आपको किसका नाम लिखना है? सबसे पहले आपको लिखना है बाहर वाले धातु का नाम। बाहर जो धातु है, बाहर अगर धातु प्लस में है तो उसका नाम पहले लिखोगे, अगर माइनस में है तो नहीं लिखोगे, प्लस में है तो नहीं लिखोगे। तो पोटेशियम धनायन है, पोटेशियम धनायन है, इसका नाम इसलिए इसका नाम पहले लिखेंगे, तो उसको लिखोगे पोटेशियम। क्या नाम लिखोगे? पोटेशियम। अब लिगेंड का नाम, तो CN को हम लोग क्या कहते हैं? साइनो। CN को हम लोग क्या कहते हैं? साइनो। तो ऑक्सीजन कितने बार? 6 बार। तो हम लोग कहेंगे पोटेशियम हेक्सा साइनो। क्या नाम कहोगे? पोटेशियम हेक्सा साइनो। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे। इसकी किसकी ऑक्सीकरण संख्या? अच्छा, इसका नाम रहेगा अभी, इसको हम लोग कहेंगे फेरस या फेरिक। ठीक, इसको हम लोग क्या कहेंगे? फेरस कहेंगे या फेरिस कहेंगे, ठीक है, या आयरन कहेंगे। तो इसको हम लोग आयरन कह रहे हैं, इसमें क्या कह रहे हैं हम लोग? आयरन। तो ये हो जाएगा आयरन। अब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो ये हो गया 3 इंटू 1, 3 इंटू 1, जिसका निकालोगे उसका हो गया x, और इसका आप लोग क्या करोगे? 0। Cn है ना, Cn -1 कर दो, तो 1 इंटू 6 बराबर 0।
तो ये हो गया 3 और ये -6 तो -3, उधर जाकर +3 हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 3। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर आपके पास इसका हो जाएगा 3। इसमें आ जाओ, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हेक्सा, NH3 का एमीन, तो हेक्सा एमीन निकलेट या निकिल, निकिल या निकलेट। अब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर जब निकालोगे हम लोग, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, तो आपको पता है कि इसका तो 0 है, तो क्लोरीन का 2 हो गया, तो ये हो गया इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 2। और क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक, क्या हो गया क्लोराइड। अब इतने का आप लोग फटाफट शॉर्ट कर लो, फिर आगे को सॉल्यूशन हम लोग और करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 का 6 का में क्या कह रहा है, देखो जरा उत्तर 6 का सल्फर डाइऑक्साइड के निर्माण की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए। तो सल्फर डाइऑक्साइड, तो हेडिंग डालोगे आप लोग सल्फर डाइऑक्साइड। वर्णन करने के लिए कह रहा है, इसका मतलब आपको लिखना है, वर्णन करने के लिए कह रहा है, इसका मतलब आपको लिखना है। तो हम लिखोगे प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण, क्या लिखोगे, प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण, प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण किसी धातु सल्फाइड को, किसी धातु सल्फाइड को तनु H2SO4 के साथ, तनु H2SO4 के साथ अभिकृत करके प्राप्त किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। यानी प्रयोगशाला में हम लोग क्या करते हैं, SO2 का निर्माण किसी धातु सल्फाइड के तनु H2SO4 के साथ अभिकृत करके उसको प्राप्त किया जाता है। किसके साथ, धातु सल्फाइड। तो जब बनाएंगे इसको, सबसे पहले हम सोडियम का सल्फाइड लेंगे Na2SO3 प्लस किसके साथ अभिकृत करेंगे, H2SO4 के साथ, तो H2SO4 के साथ अभिकृत करेंगे, जिसके दौरान हम लोग Na2SO4 बनेगा हमारे पास, Na2SO4 प्लस H2 इसका O तो बनेगा H2O। ये बन गया हमारे पास, क्या बना हमारे पास, Na2 यानी सोडियम सल्फेट बना, और प्लस जो प्राप्त करना था वो ये है सल्फर डाइऑक्साइड जो कि गैस है, ठीक, बैलेंस है, Na 2 बार, Na 2 बार, H 1 बार, H 1 और 1 2 बार, तो इसमें भी 2 बार, O 4 3 7 बार, O 4 1 5 2 7 कंप्लीट है। इसके बाद और भी क्या पूछा गया है कि इसके ऑक्सीकारक एवं अपचायक गुणों का उल्लेख कीजिए, SO2 के 2 उपयोग लिखिए। ऑक्सीकारक और अपचायक गुण भी लिखना है इसके, जो SO2 है, SO2 के ऑक्सीकारक गुण और अपचायक गुण भी लिखना है। सबसे पहले देखेंगे हम लोग ऑक्सीकारक गुण, देखो ऑक्सीकारक गुण, इसके बाद आप लोग देखोगे अपचायक गुण, इसके बाद आप लोग देखोगे कितने उपयोग, 2 उपयोग, इसके उपयोग, ठीक। ऑक्सीकारक गुण देखो, किसका ऑक्सीकारक गुण, SO2 का ऑक्सीकारक गुण। तो SO2 के ऑक्सीकारक गुण में सबसे पहले हम लोग इसका ऑक्सीकारक करते हैं H2S प्लस SO2, SO2 का ऑक्सीकारक करेंगे। ऑक्सीकारक में हम लोग क्या करेंगे कि जो इससे O हटेगा, O का हटना ऑक्सीकारक, O का हटना ऑक्सीकारक, तो इससे O हटेगा, O हटकर H के साथ आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा H2O, इससे O हट गया, इसका मतलब इसका ऑक्सीकारक हो गया, क्या हो गया, इसका ऑक्सीकारक हो गया। और प्लस हमारे पास क्या बचेगा, यश, कितना यश है, तो देखो यहाँ पर H कितने बार है, 2 गुणा कर दिया हमने, बैलेंस हो जाए इसके लिए। तो सबसे पहले 2 का गुणा करो, जिसकी वजह से O हो गया 2 बार, O 2 बार, H 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3 H तो 3 यश, ये हो गया इसका ऑक्सीकारक गुण।
अब हम लोग अपचायक गुण के बारे में देखेंगे। अपचायक गुण में हम लोग क्या करते हैं, Cl2 लेते हैं प्लस हम लोग लेते हैं SO2, इसी का हम लोग अपचायक करेंगे और प्लस H2O। अब की बार हम लोग क्या करेंगे जानते हो, अब की बार O को जोड़ेंगे, O को हटाना ऑक्सीकारक, O को जोड़ना अपचायक। तो इसमें O को जोड़ेंगे तो ये जगह H2 इसके साथ H2 और SO2 को इसके साथ जोड़ दो और O को SO2 के साथ जोड़ दो, तो क्या जगह H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस Cl। तो Cl एक H इसके साथ जगह जुड़ेगा तो ये जगह HCl, क्या हो जाएगा HCl। बैलेंस है क्या, बैलेंस दो को गुणा कर लो, तो ये हो गया ऑक्सीकारक गुण जिसमें हम लोग ऑक्सीजन को हटा देंगे। ये अपचायक गुण जिसमें हम लोग ऑक्सीजन को जोड़ देंगे। ऑक्सीजन को जोड़ना किसमें, इसमें ऑक्सीजन को जोड़ना इसका अपचायक और इससे ऑक्सीजन को हटाना इसका ऑक्सीकारक। अब उपयोग सबसे पहला नंबर 1 H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा उपयोग हम लोग किस में करते हैं, दूसरा उपयोग शर्करा में पेट्रोलियम के शोधन में, शर्करा या पेट्रोलियम के शोधन में, मतलब चाहे पेट्रोल हो चाहे शर्करा हो, इसको शोधन करने में यानी इसको शुद्ध करने में इसका प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड का। ठीक, और कुछ पूछोगे क्या, नहीं। इसका अथवा 6 का अथवा, या तो क्या करना है, इसका अथवा करना है। बोर्ड एग्जाम में कोई यहाँ एक करना है, हम तो यहाँ पर दोनों करके दे रहे हैं आपको। देखो वर्ग 15 के तत्वों के सामान्य गुणधर्मों कि उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु आकार, आयनन एंथैल्पी एवं विद्युत ऋणात्मकता के संबंध में विवेचना कीजिए। देखो सब कुछ ज्ञात करना। सबसे पहले वर्ग 15, वर्ग 15 के तत्व कौन कौन से। जब हमने आपको केमिस्ट्री पढ़ाया था तो आपने आपको ट्रिक भी बताया था कि वर्ग 15 के तत्वों के गुण क्या क्या है, ट्रिक क्या है। हमने पढ़ाया था आपको कि नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, यहां पर दिखा देते हैं सब भिखारी। ठीक, चाहे नाना का हो चाहे पाटेकर, नाना पाटेकर का हो चाहे ऐश्वर्या का हो, सब भिखारी है। तो नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब भिखारी, मतलब सॉरी हम उनके दिल को ठेस नहीं पहुंचा रहे। एक ट्रिक है बस याद करने के लिए। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मत, ये सब वर्ग 15 के हैं। वर्ग 15 का मतलब समूह 5, समूह 5 का मतलब इसमें कितना जोड़ना है, 2 जोड़ना है। तो 5 में 2 जोड़ोगे 7, 7 में आप लोग कितना जोड़ोगे 8, तो कितना हो जाएगा 15, 15 में कितना जोड़ोगे 18, तो कितना हो जाएगा 23। एक क्रम है गिनती याद करने का, ठीक है। सॉरी 33 में 18 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 51, 51 में आप लोग 32 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 83, क्या जाएगा 83। ये तो हमने क्रम आपको पढ़ाया था, जब पढ़ाया था 2 8 18 18 32, इसको जोड़ा आता है, इसे जोड़ने का क्रम है ये। ठीक, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p, कितना बचा 2 2 4 3, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया प्रथम कक्षा में 2, द्वितीय कक्षा में 5, तो 2,5। इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 10 2 12 और 3 15, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया प्रथम कक्षा में 2, द्वितीय कक्षा में 8, तृतीय कक्षा में 5। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसका निकालो तो 1s2 क्या जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है 3s2 3p6 3d10 3d10, इसके 4s2 4s2 4p6
4p6 कितना हो गया, गिन लेते पहले। यहां तक हो गया 10, 10 20 और ये 30, ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया। 4s2 के बाद 4p3 आएगा, ठीक। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया प्रथम कक्षा में 2, द्वितीय में 8, तृतीय में 18, चतुर्थ में 5, ठीक। ऐसे इसका जब निकालोगे तो लास्ट में कितना आएगा, 5s2 5p3। इसका निकालोगे तो 6s2 6p3, क्या नंबर गया ना, 2s2 2p3, 3s2 3p3, 4s2 4p3, ऐसे 5s2 5p3। ये हो गया इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। और इनसे क्या पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु आकार, दो परमाणु आकार, देखो परमाणु आकार। इसके बाद परमाणु आकार, आयनन एंथैल्पी, विद्युत ऋणात्मकता के संबंध, दो एक एक करके सब बताते हैं आपको। नंबर एक आप लोग लिखोगे परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या तथा इलेक्ट्रॉन लब्ध यानी एंथैल्पी, एंथैल्पी। अच्छा, वर्ग में हम लोग ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं, ऊपर से नीचे की ओर की बात कर रहे हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या तथा आयनन एंथैल्पी बढ़ती है, यही उन्होंने पूछा। तो वर्ग में अगर ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु त्रिज्या और आयनन एंथैल्पी बढ़ती है। आपको यही याद रखना है। पूरा एक्सप्लेन तो हमने वीडियो में जो सिलेबस पढ़ाया था तब बताया था पूरा एक्सप्लेन कैसे, ठीक है। पूरा एक्सप्लेन करना यहाँ पे संभव नहीं हो पाएगा उतना। तो परमाणु त्रिज्या और आयनन एंथैल्पी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है। तो हमने चित्र बना बना कर समझाया था आपको कैसे बढ़ती है कैसे घटती है। इसके बाद आयनन एंथैल्पी और विद्युत ऋणात्मकता घटती है। अब लोग होगा आयनन एंथैल्पी तथा विद्युत ऋणात्मकता घटती है। अगर हम लोग ऊपर से वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु त्रिज्या यानी उसका आकार, परमाणु त्रिज्या यानी उसका आकार वृद्धि होती है। परमाणु त्रिज्या का मतलब ही उसका आकार है, ठीक है। वो त्रिज्या में वृद्धि होगी तो आकार में वृद्धि होगी, है कि नहीं। और आयनन एंथैल्पी और विद्युत ऋणात्मकता जो है नीचे आने पर घटती है। और तो कुछ पूछा नहीं गया इसमें, नहीं और कुछ नहीं पूछा गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आगे देखने पहले इसके इतना का शॉर्ट कर लो आप लोग, फटाफट शॉर्ट करो फिर आगे। दो क्वेश्चन नंबर जो है अब 6 का खा, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखी है। सभी टिप्पणी में लिख दिया है कोल्बे अभिक्रिया। तो टिप्पणी लिख दी हम लोग, कोल्बे अभिक्रिया किसे कहते हैं, बसी अम्लों के सोडियम व पोटेशियम का वैद्युत अपघटन करते हैं जिसके फलस्वरूप एनोड पर हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है, इसे कोल्बे अभिक्रिया कहते हैं। तो आप लोग या तो सोडियम लोग साबुन जब बनाते थे उसमें लोग उच्च बसीय अम्ल लेते थे, या तो सोडियम का या पोटेशियम का। इसमें भी किसी एक का लेंगे, या तो सोडियम का लेंगे तो पोटेशियम का लेंगे और उसका वैद्युत अपघटन कर देंगे जिससे फलस्वरूप हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन है, ये प्राप्त होगा, इसे कोल्बे अभिक्रिया कहते हैं। इसमें हम लोगों ने 2 सोडियम एसीटेट ले लिया, हमने सोडियम एसीटेट हो गया हमारा, सोडियम एसीटेट 2 सोडियम एसीटेट, यही हमारा बसी अम्ल है, उच्च बसी अम्ल है। इसका विद्युत अपघटन कर दिया, गर्म कर दिया, तोड़ दिया इस अभिक्रिया को, तो CO2 2 भागों में टूटा, एक CO2 2 भागों में टूटा और ये C2H6 और Na 2 Na, तो ये हमें प्राप्त हो गया, ये कोल्बे अभिक्रिया है। इसके बाद इसका पुनः हम लोगों ने Na का हम लोगों ने जल अपघटन कर दिया। अपघटन करना चाहो तो यही अभिक्रिया है। इसका जल अपघटन करने पर आपको NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। इसके बाद फ्रीडल क्रॉफ्ट्स अभिक्रिया, एनिसोल का एल्कलीकरण करना है आपको। तो एनिसोल किसे कहते हैं, बेंजीन रिंग के साथ OCH3, मतलब ये एरोमेटिक ईथर है। एरोमेटिक ईथर को हम लोग एनिसोल कहते हैं। तो उसके साथ हम लोगों ने CH3Cl की अभिक्रिया किया, किसकी उत्प्रेरक उपस्थिति में, AlCl3 की उपस्थिति में। तो ये जो CH3 है ये इसके ऑर्थो पे आके जुड़ा और एक इसके पैरा पे आके जुड़ा,
तो इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं एनिसॉल का एल्कलीकरण। क्या कहते हैं इसको? एल्कलीकरण। एल्क माने क्या होता है? कार्बन। एल्क मतलब कार्बन, तो उसका कार्बनीकरण। तो एल्क मतलब होता है कार्बन, कार्बन आके जुड़ना। तो आपको पता है चाहे नाइट्रीकरण कराओ और चाहे हाइड्रोजनीकरण कराओ, चाहे सल्फोनीकरण कराओ, कोई भी करण कराओ, एक बार यहाँ पर एक बार वो आर्थो पे आके जुड़ता है, एक बार पैरा पे आके जुड़ता है। चाहे सल्फोनीकरण कराओ, चाहे एल्कनीकरण कराओ, चाहे नाइट्रीकरण कराओ, चाहे कुछ भी करण कराओ, तो एक बार उसके आर्थो पर जुड़ेगा, एक बार पैरा पे जुड़ेगा। यही तो आपको पढ़ाया था हमने नाभिक अभिक्रिया में। इसके बाद इन्होंने कहा था विलियमसन संश्लेषण। विलियमसन संश्लेषण किसे कहते हैं? सोडियम एथॉक्साइड की अभिक्रिया एथिल आयोडाइड से करते हैं। सोडियम एथॉक्साइड जिसका फार्मूला होता है C2H5ONa, एथिल आयोडाइड C2H5I। जब रिएक्शन कर रहे हैं आपको पता है कि हमेशा इसके या तो H होगा तो H टूटेगा, C2H5 में C2H5 वो बना रहता है, बाद में जो जुड़ा होगा वही हटेगा। अगर H है तो H हटेगा, I है तो I हटेगा, Na तो Na हटेगा। Na डायरेक्टली क्रिया करेगा किसके साथ? I के साथ, क्योंकि Na धनायन I ऋणायन, तो यहाँ पर C2H5O C2H5 बनेगा और NaI बन जाएगा। तो यही हमारे पास विलियमसन संश्लेषण है। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होता है? डाई एथिल ईथर। ईथर किसे कहते हैं? दो कार्बनों के बीच ऑक्सीजन का होना, O का होना, उसे हम लोग कहते हैं ईथर। डाई क्यों कहेंगे? दो बार एथिल है तो डाई एथिल ईथर कहेंगे। ठीक, इसके बाद या तो ये नहीं करना है एग्जाम में, तो इसका अथवा करना है। हमने दोनों कर दिया। ल्यूकास, इसमें लिखा है लुकास। लुकास या ल्यूकास बात है की है। लुकास परीक्षण क्या है? तो लुकास परीक्षण किसे कहते हैं? जब हम एल्कोहल की अभिक्रिया लुकास अभिकर्मक के साथ करते हैं तो अभिक्रिया के फलस्वरूप परिणाम जो प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं एल्कोहल यानी लुकास परीक्षण। इसके बाद इन्होंने कहा है कि इस प्रयोग को किस प्रकार यौगिकों को पहचानने के लिए किया जाता है। तो किस प्रकार? तो परीक्षण, इसका कैसे पहचानोगे? जैसे मान लो कि OH है, OH लुकास अभिक्रिया ना, तो OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है? तो वो मात्र एक कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसको कहेंगे प्राथमिक एल्कोहल। जैसे OH एल्कोहल है, जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो कितने कार्बन के साथ जुड़ा है? तो ये दो कार्बन के साथ जुड़ा है तो वो हो गया द्वितीयक एल्कोहल। ऐसे पहचानेंगे। OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो कितने कार्बन के साथ जुड़ा है? तो 1 2 3, तो इसे कहेंगे तृतीयक एल्कोहल। इन्होंने कहा समीकरण दीजिए, तो समीकरण में हम लोग प्राथमिक एल्कोहल ले लिया हमने, और कंसंट्रेट HCl, सांद्र HCl और निर्जल, ये निर्जल है, निर्जल ZnCl2 जिंक क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो क्रॉस का मतलब होता है कोई अभिक्रिया नहीं, इसमें कोई अभिक्रिया नहीं होता। प्राथमिक एल्कोहल में कोई अभिक्रिया नहीं होता है। जब द्वितीयक एल्कोहल लेते हैं और सेम कंसंट्रेट लेते हैं हम लोग, तो इसमें रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन होता है यहाँ पर, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर द्वितीयक क्लोरीन प्राप्त करते हैं हम लोग, इसमें तृतीयक क्लोरीन प्राप्त करते हैं और ये जल प्राप्त करते हैं। तो ये इसका परीक्षण हो गया। फटाफट आप लोग इतने का शॉर्ट कर लो और इसके बाद क्वेश्चन आगे को हम लोग अभी सॉल्यूशन करेंगे। अब देखो साथ में एक काम कह रहा है अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। देखो अभिक्रिया को पूर्ण कैसे करेंगे हम लोग, साथ में का लिखा है CH3 CH2 CHCl, CH3 CH2 CHCl Cl2 है। रिएक्शन KOH के साथ इसको गर्म कर रहे हैं। अब गर्म कर रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं? KOH के साथ हम लोग इसको गर्म कर रहे हैं। तो हमें पता है कि CH3 CH2 CH इसके साथ आके जुड़ेगा कौन? OH, और K जाके जुड़ेगा Cl के साथ तो हो जाएगा KCl। 2 देकर 2 का गुणा कर दो, ठीक, 2 के हो गया, 2 का गुणा कर दो, ठीक, और CH3 ठीक है, बैलेंस हो गया। इसके बाद देखो दूसरा नंबर में है CH3 का होल थ्राइस, CH3 का होल थ्राइस, CCH2 CCH2 Br रिएक्शन C2H5 यानी एथिल एल्कोहल के साथ इसको गर्म कर रहे हैं। किसकी उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं? एथिल एल्कोहल के साथ गर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब एक चीज का ध्यान रखना, OH तो इसके साथ आगे जुड़ेगा और C2H5 Br के साथ जुड़ेगा, गर्म कर रहे हैं ना हम लोग। तो CH3 को होल थ्राइस CH2 OH, ये OH, और C2H5 के साथ आगे कौन जुड़ेगा?
बी आर, ये बी आर, क्योंकि आपको पता है कि बी आर नेगेटिव है, इसमें सी एल नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव का मिलान होता है, ये प्लस में और ये माइनस में, तो ये इसके साथ जाके जुड़ेगा, ये इसके साथ जाके जुड़ेगा, ये तो सिंपल सी बात है। और ओ एच माइनस में है तो ये इसके स्थान पर आके जुड़ेगा, इसके स्थान पर जाएगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर, इसी का थर्ड पार्ट, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के साथ OH प्लस थायोनिल SOCl2 थायोनिल क्लोराइड। जब भी थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया कराओगे दो चीज बनाओगे, बिना आंखें बंद करके दो चीज बनाओगे। एक तो बनाओगे SO2, इसका SO2, ठीक। अब एक चीज ध्यान रखना, यहां पर जो होगा उसके साथ Cl जोड़ दोगे तो HCl, यानी एक O इसके साथ जाके जुड़ा तो SO2, एक Cl इसके साथ जाके जुड़ा H के साथ तो HCl, एक Cl बचा जो कि इसके साथ आके जुड़ेगा तो ये हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन, बस सिंपल सी बात, क्या हो गया? क्लोरोबेंजीन। इसके बाद चौथा, इसी का चौथा देखो, चौथा नंबर में है साइक्लो का स्ट्रक्चर दिया गया। साइक्लो का स्ट्रक्चर नीचे Br पैरा पे प्लस Mg और शुष्क ईथर, ईथर का काम ही होता है, तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में हमेशा Mg जुड़ता है, कार्बन के बीच और हाइड्रोजन के बीच Mg का होना, Cl का होना, मतलब Mg का होना, Cl नहीं, Mg का होना, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है तो इसके साथ जाके जुड़ेगा, ये तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, तो साइक्लो यहां पर आकर आपका हो जाएगा MgBr, ठीक। ये ईथर हो गया, ईथर का काम होता है बीच में जोड़ना। इसके बाद पांचवा नंबर, फिर से साइक्लो, फिर MgBr प्लस H2O। अब देखो जब इसका रिएक्शन करोगे तो आपको पता है कि यहां से इसका OH आके जुड़ेगा, इसका OH, तो H के साथ Br की क्रिया करवा दो तो क्या हो जाएगा? HBr, और यहां पर आपके पास Br की जगह इसका OH, क्योंकि जल का फार्मूला HOH, तो OH, H तो Br के साथ गया तो OH बचा तो हो जाएगा MgOH, ठीक। या MgOH का वोल्टेज भी कर सकते हो, MgOH का वोल्टेज कर सकते हो, इसका MgOH, ठीक, बैलेंस के लिए। जब आके जुड़ेगा तो फिर दो का गुणा करना पड़ेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जब दो का गुणा करोगे तो यहाँ पर भी दो का गुणा करना पड़ेगा, बैलेंस हो गया। अब देखो यह MgOH भी कर सकते हो, या तो फिर इसका अथवा करना है। इसका अथवा कैसे प्राप्त करेंगे? एथेन से ब्रोमो एथेन, देखो इसी का अथवा, साथ में का अथवा, तो लिखोगे आप लोग उत्तर साथ में का अथवा। बोर्ड एग्जाम में आपको कोई एक करना है, हम लोग यहाँ पर दोनों करके दे रहे हैं आपको, ठीक है। एथेन से ब्रोमो एथेन, एथेन में कितने कार्बन होते हैं? 2 कार्बन होते हैं, ठीक है, तो मेथ एथ, तो देखो एथेन से ब्रोमो एथेन, तो एथेन का फार्मूला लिखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 मेथ एथ, और प्लस रिएक्शन करेंगे हम लोग Br2 की, क्योंकि हमें ब्रोमो एथेन चाहिए, Br2। इसी क्रिया हम लोग ध्यान रखना कि प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं, प्रकाश लिखते हैं हम लोग H से, इसकी उपस्थिति में इसको गर्म करते हैं, जब गर्म करते हैं तो ब्रोमो एथेन प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त होता है? ब्रोमो एथेन, यानी CH3CH, जब भी कोई एक तत्व के जुड़ता है तो उसका एक बंध टूटता है तो CH2Br प्लस HBr, इसका HBr, ठीक है। दूसरा नंबर, क्लोरोबेंजीन से बाइफेनिल, क्लोरोबेंजीन से, तो देखो ये पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर क्लोरोबेंजीन, तो बेंजीन स्ट्रक्चर, और ये हो गया क्लोरोबेंजीन, ये क्या होगा? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन से हम लोग क्या प्राप्त करेंगे? बाइफेनिल। तो बाइफेनिल हम लोग इसकी किसके उपस्थिति में करेंगे? Na की उपस्थिति में करेंगे। तो बाइफेनिल आपको बताते हैं, बाई का मतलब होता है 2 और फेनिल का मतलब बेंजीन। कितने बेंजीन? 2 बेंजीन, ठीक। तो ये हो जाएगा
हो गया आपके पास बाईफेनिल। बाईफेनिल, बाई का मतलब क्या है, बाई और डाई का मतलब क्या होता है, दो। तो ये आपके पास क्या हो गया, बाईफेनिल। ठीक। अच्छा एक चीज का ध्यान रखना, इसमें शुष्क ईथर की उपस्थिति में करते हम लोग, शुष्क ईथर या सोडियम की उपस्थिति में करते हम लोग। और प्लस क्या बन जाएगा, NaCl, प्लस क्या बन जाएगा, NaCl। अब थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में कह रहा है एक क्लोरोब्यूटेन से n ऑक्टेन, एक क्लोरोब्यूटेन से n ऑक्टेन। तो देखो एक क्लोरोब्यूटेन, तो एक क्लोरोब्यूटेन यानी CH3, ठीक है, CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 यानी मेथ एक प्रोप ब्यूट, कितने कार्बन हो गए, इतने कार्बन हो गए। तो एक क्लोरो, इसका क्लोरो भी ले लो Cl। तो इससे हम लोग क्या प्राप्त करेंगे, n ऑक्टेन। ऑक्टेन का मतलब कितने कार्बन हो गए, ऑक्ट। तो देखो, तो प्लस हम लोग ले लेंगे Na। जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे, किसकी उपस्थिति में करवाएंगे हम लोग, ईथर की उपस्थिति में। हाँ, किसकी उपस्थिति में करवाएंगे हम लोग, ईथर। ईथर का मतलब होता है जोड़ना। तो इससे हमें कितने कार्बन प्राप्त होने चाहिए, 1 2 3 4, तो 4 और 8 का ऑक्टेन मतलब 8 कार्बन है। तो ये जाएगा CH2 नहीं CH3 CH2 CH2 CH2, एक मेथ एक प्रोप ब्यूट, मेथ एक प्रोप ब्यूट, मेथ एक प्रोप ब्यूट, सही है। अब ईथर का काम होता है जोड़ना, तो इसके बीच कौन जुड़ेगा, Na जुड़ेगा। कौन जुड़ेगा आपके, Na जोड़ सकते हो। या एक काम करो, Na को इसके क्रिया करवा दो इसके साथ। ईथर का मतलब जानते हो, ईथर का मतलब होता है दो कार्बनों के बीच O का होना। तो इसमें भी कार्बन है, तो इसके हम लोग और कार्बन ले लेते हैं। कितने कार्बन, CH2 CH नहीं प्लस CH3 होगा, 2 नहीं CH2 होगा, CH2 फिर CH2 1 2 3 4, सही है। प्लस ये हो जाएगा NaCl, क्या हो जाएगा, NaCl। 1 बन 2 बन, यहाँ पे CH3 होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे कंडीशन में बैलेंस नहीं करते हैं। और करना भी चाहो तो आप लोग कर सकते हो, यहाँ पर 2 का गुणा कर देना और यहाँ पर 2 का गुणा कर देना और यहाँ पर 2 का गुणा कर देना, ठीक, अगर करना भी चाहो। वैसे बैलेंस नहीं करते हैं। तो ये हो गया, अगर एक होने पर मोनो, 2 होने पर डाई, 3 होने पर ट्राई, इसके बाद हम लोग पॉली कह देते हैं, n कह देते हैं। तो ये n ऑक्टेन है, ये n क्या है, ऑक्टेन। ठीक। इसके बाद इन्होंने कहा है एक क्लोरोबेंजीन से एक क्लोरो 4 मेथिल बेंजीन, एक क्लोरोबेंजीन से। तो देखो एक क्लोरोबेंजीन, एक ये होगा क्लोरोबेंजीन प्लस हमें मेथिल, तो मेथिल चाहिए, तो मेथिल के लिए हम लेंगे मेथिल क्लोराइड CH3Cl रिएक्शन। ऐसे कंडीशन में ध्यान रखना, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि हमें प्राप्त करना है क्या, हमें प्राप्त करना है एक क्लोरो 4 मेथिल बेंजीन, 4 मेथिल बेंजीन। तो मेथिल 4 पे होना चाहिए, ये 4 पे होना चाहिए। अगर यहां पर मान लो Cl 1 पर है तो 1 2 3 4, तो फिर यहां पर CH3 होना चाहिए, यहां पर क्या होना चाहिए, CH3। तो ये हो गया एक क्लोरो, यहां से गिनती गिनेंगे ना हम लोग, मतलब यही से गिनो, तो फिर यही से, तो एक क्लोरो 4 मेथिल बेंजीन। या इसका एक स्ट्रक्चर और बनाना चाहो तो बना सकते हो, वो स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनेगा जो नहीं बना रहे। यहाँ पर CH3, यहाँ पे Cl दिखाएंगे, यहाँ पे CH3, यहाँ पे Cl, जो कि टॉलुइन क्लोराइड का फार्मूला हो जाएगा। तो यही इसी को ऐसे दिखा रहे हैं हम लोग, कुछ बाकी तो नहीं है। Cl 2 बार है, दिखाना पड़ेगा, Cl 2 बार है, दिखाना पड़ेगा, लेकिन बैलेंस नहीं करेंगे हम लोग। यहाँ पर Cl 1 बार और यहाँ पर CH3, ठीक, ये हो गया अभिक्रिया। CH3 2 बार है, Cl, ठीक है, बैलेंस नहीं कर रहे। अब देखो क्लोरोबेंजीन से फिनॉल, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल हम लोग बनाएंगे इसको, ये तो पूछा गया। तो देखो लास्ट नंबर, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल। तो क्लोरोबेंजीन ये हो गया क्लोरोबेंजीन प्लस फिनॉल के लिए हम लोग लेंगे NaOH और इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम लोग। रिएक्शन के दौरान Na इसके साथ जाके मिलेगा Cl के साथ NaCl और ये हो जाएगा आपके पास
OH है, यहाँ जोड़ दो यहाँ जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, और प्लस ये हो जाएगा NaCl। तो ये आपके पास क्या हो गया, फिनॉल। तो यही बनाना था हमें, हम लोगों ने बना दिया। तो ये हो गया फिनॉल। इसके बाद देखो इन्होंने कहा है कि क्या होता है जब, अब इसको ब्लैक पेन से कर दे रहे क्योंकि हर जगह करना होगा ना मैं। तो एसिटिक अम्ल एथिल एल्कोहल के साथ अभी क्या करते हैं, इसका हम लोग लिख नहीं रहे, डायरेक्ट कर दे रहे हैं, जहां जब ब्लैक है इसी का आंसर है। नंबर 1 इन्होंने कहा एसिटिक अम्ल का फार्मूला होता है CH3COOH प्लस एथिल एल्कोहल का फार्मूला C2H5OH। रिएक्शन के दौरान ध्यान रखना कि CH3 इसका केवल H टूटेगा और इसका OH, तो H और OH मिलकर H2O, तो ये हो जाएगा CH3COO C2H5 प्लस H2O। ठीक, ये बन जाएगा एथिल एसीटेट। ये फार्मूला है एथिल एसीटेट का, ये एसिटिक अम्ल, ये एथेनॉल, ये एथिल एसीटेट। इसी का दूसरा पूछा गया है एसिटिक अम्ल थायोनिल क्लोराइड के साथ अभी क्या करता है। थायोनिल का फार्मूला जानते हो, थायोनिल अभी लिखा था हमने, यही कहीं दोस्त लिखा था आपका, कहाँ लिखा, ये थायोनिल देखो एसिटिक अम्ल, तो ये हो जाएगा CH3COOH, यही एसिटिक अम्ल है, यही कार्बोक्सिलिक अम्ल है। और थायोनिल तो SOCl2, ये हो गया थायोनिल। पक्का आपको पता ही है कि बनना क्या है, एक तो SO2 बनना है और इसका एक H और इसका Cl, तो HCl बनना है। तो फिर ये क्या हो जाएगा CH3 C, फिर से एक बार इसका H हटा, Cl हटा, ठीक, तो CH3CO, ये एक O तो H नहीं ले लिया, CH3COCl, तो CH3COCl, ठीक, ये हो गया। अब देखो अगला क्या कह रहा है, तो क्या होता है जब एसिटिक अम्ल के साथ थायोनिल की अभिक्रिया करते हैं। तो एसिटिक अम्ल के साथ थायोनिल की अभिक्रिया करते हैं तो उसके दौरान हमें क्या मिलता है, ये क्या हो गया आपके पास एसिटिल क्लोराइड। ये फार्मूला किसका है, एसिटिल क्लोराइड। तो एसिटिक अम्ल के साथ थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया से एसिटिल क्लोराइड प्राप्त करते हैं। थोड़ा आपको हिंदी भाषा में भी लिखना होगा जो हम बता रहे हैं, ठीक है। इसमें लिखना है कि सोडियम एथिल एसीटेट प्राप्त करते हैं, इसमें लिखना आप लोग एसिटिल क्लोराइड प्राप्त करते हैं। और नंबर 3 बेंजोइक अम्ल अमोनिया से अभिक्रिया करता है। बेंजोइक अम्ल का मतलब होता है बेंजीन रिंग के साथ OOH, चाहे यहाँ दिखाओ चाहे यहाँ दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे जगह कम है इसलिए। किसके साथ अभिक्रिया करते हैं, अमोनिया के साथ। अमोनिया का फार्मूला NH3, क्या होता है NH3, ठीक है, अभिक्रिया करता है। तो इसके दौरान हमारे पास क्या बनेगा, ध्यान देना, यहाँ पर बनेगा C, तो बनना ही है ये बेंजीन रिंग, ठीक, ये क्या हो गया बेंजीन रिंग, ये हो गया आपके पास COO, एक H और ये NH4, क्या बनेगा NH4। इसकी पुनः अभिक्रिया कर देंगे, गर्म कर देंगे, इसको गर्म करने पर इससे जल निकल जाएगा और जल निकल के आपके पास क्या बनेगा, जल निकल रहा है तो ये हो जाएगा बेंजीन रिंग, ठीक, क्या बन जाएगा बेंजीन रिंग। और CONH2 H2 और O, सॉरी यहाँ पर H2 और O, तो CONH2 ये हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास क्या हो गया, ये हो गया बेंजीन, ठीक है, बेंजोएट यानी अमोनिया बेंजोएट, इसका नाम हो गया अमोनिया बेंजोएट। तो क्या होता है जब इसको गर्म करते हैं तो अमोनिया बेंजोएट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, अमोनिया बेंजोएट प्राप्त होता है। इसके बाद इसका चौथा नंबर देखो, चौथा नंबर में ये है कि बेंजोइक नहीं कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। कार्बोक्सिलिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है CH3COOH, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 की अभिक्रिया करते हैं। इसको रिएक्शन के ऊपर भी लिख सकते हो, यहाँ पर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। इसके दौरान आपके पास क्या बनेगा, CH3 तो बनना ही है, CH3CO और
पहले तो PCl3 में टूटता ही है, PCl3, तो इसका एक Cl इसके साथ जाकर जुड़ेगा तो CH3COCl, ठीक। तो आपके पास जब इसको क्रिया करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, एसिटिल क्लोराइड मिलता है, हमें क्या मिलता है, एसिटिल क्लोराइड। जब भी कार्बोक्सिलिक अम्ल फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड की क्रिया करते हैं पेंटा क्लोराइड के साथ तो एसिटिल क्लोराइड मिलता है। और इसका लास्ट नंबर बेंजोइक अम्ल का नाइट्रीकरण, तो बेंजोइक अम्ल का नाइट्रीकरण जब भी करोगे किसी का बेंजोइक अम्ल COOH, इसका सीधे लिखना, नाइट्रीकरण का मतलब है HNO3। जब भी नाइट्रीकरण करोगे ना, कोई भी कर्ण करोगे, कर्ण करते समय इसको एक बार ऑर्थो पे लिखते हैं, एक बार पैरा पे लिखते हैं, ठीक। एक बार ऑर्थो पे लिखते हैं, उसको एक बार पैरा पे लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आसानी से आप केमिस्ट्री में मजेदार से ही पढ़ोगे आप लोग। थोड़ा घोल बढ़ा दे देना। तो HNO3 एक बार यहाँ पर तो लिखोगे आप लोग COOH, एक बार इसके ऑर्थो पे जोड़ोगे NO2, बैलेंस नहीं करेंगे, COOH, एक बार इसके पैरा पे जोड़ेंगे NO2, और इस प्रकार से अभी क्रिया करते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको, बाकी अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करके जाना, मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, आप लोगों की सफलता के लिए बहुत कोशिश करते हैं। तो बाकी अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाओ, इससे मोटिवेट मिलता रहेगा कि हर एक वीडियो को आपको प्रोवाइड करवा सके, केमिस्ट्री में, मैथ में, फिजिक्स में, हर एक वीडियो को प्रोवाइड करवा सके, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इतने, तो जय हिंद जय भारत। हम लोगों ने खत्म कर दिया सेट 2 जीवी को, अब मिलते हैं 2020 के बाद 21, अब आने वाला है 22, ठीक। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आराम से पढ़ते रहिए।